तो मोनोसैकराइड्स को हम कहते हैं कि ये सिंपलेस्ट शुगर्स हैं। सिंपलेस्ट से मुराद ये है कि इनको तोड़कर मजीद छोटी शुगर नहीं बन सकती। बाकी जो आगे आएंगी उनको तोड़ें तो छोटा शुगर का मॉलिक्यूल बनता है, इनको तोड़कर मजीद सिंपल शुगर नहीं बनाई जा सकती। तो ये सबसे सिंपल है। जायका इनका मीठा होता है, चखने में अमूमन हमें मीठा लगता है, और ये पानी के अंदर आसानी के साथ सॉल्युबल होते हैं क्योंकि छोटे मॉलिक्यूल हैं और पोलर हैं, इसलिए पानी के अंदर डिसॉल्व हो सकते हैं। इनकी फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं होती, यानी कि ये आपस में जुड़ने से नहीं बने हुए कि पानी ऐड करें और तोड़ लें। ये सबसे सिंपल चीज़ है, इसको मजीद तोड़ा नहीं जा सकता। और केमिकली ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होती हैं। ठीक है, जिन शुगर मॉलिक्यूल्स में एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाए, एल्डिहाइड ग्रुप कौन सा था, हमने बात की थी कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा, एक तरफ हाइड्रोजन लगा होगा और एक तरफ कार्बन कार्बन की चेन होगी, तो इसको हम एल्डोज शुगर कहते हैं, एल्डो शुगर कहते हैं, जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप हो। उसके मुकाबले में जिसमें कीटो ग्रुप हो, तो कीटो ग्रुप कौन सा है, जिसमें कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है लेकिन दोनों तरफ कार्बन कार्बन लगे हुए हैं, तो इसको कीटो शुगर कहते हैं। और इनका जनरल फॉर्मूला है CH2ON। हमने पहले जो फॉर्मूला पढ़ा था, जनरल फॉर्मूला था कार्बोहाइड्रेट्स का, तो वहां पर कार्बन के नंबर और H2O के नंबर में फर्क हो सकता है, लेकिन यहाँ पे नंबर में फर्क नहीं है। यानी कि सारे के बाहर फॉर एग्जांपल 6 लगा दें तो C6H12O6 आपने फॉर्मूला याद किया हुआ होगा ग्लूकोज का। ठीक है, तो जितने कार्बन होंगे उतने ही H2O लगे हुए होंगे। तो 3 से लेकर 7 तक कार्बन हो सकते हैं मोनोसैकराइड्स के अंदर। पहले हमने पढ़ा है जो जनरल फॉर्मूला था कार्बोहाइड्रेट्स का, वहां पर क्या था कि वो 3 से लेकर कई हजार तक हो सकता है, लेकिन मोनोसैकराइड सिर्फ 3 से 7 तक हो सकती हैं। और फिर हर कार्बन के साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, मां सिवाय एक ग्रुप के, जो कीटो ग्रुप होगा या जो एल्डो ग्रुप होगा, जिस कार्बन के ऊपर कीटो ग्रुप लगा हुआ है या एल्डो ग्रुप लगा हुआ है, सिर्फ उसके ऊपर OH नहीं होगा, बाकी सबके ऊपर एक एक OH होगा। तो मिसाल के तौर पे अगर आपको कहा जाए कि 6 कार्बन वाली शुगर ड्रा करें, ठीक है, 6 कार्बन वाली शुगर ड्रा करें, तो आप क्या करेंगे, आप कार्बन 6 कार्बन की एक चेन बनाएंगे, हर एक के साथ एक H लगाएंगे, एक OH लगाएंगे, मां सिवाय एक के। ठीक है, कोई एक कार्बन होगा उसके ऊपर आप HOH नहीं लगाएंगे, बल्कि वहां पर H और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन फॉर एग्जांपल वहां आएगा। ठीक है जी, तो एक कार्बन के ऊपर एल्डिहाइड या कीटो ग्रुप होता है, इस वजह से उसके ऊपर OH नहीं लगा हुआ होता। 3 से 7 तक कार्बन हो सकते हैं। शुगर्स के नाम के आखिर में अमूमन हम ओज लगाते हैं, मसलन ग्लूकोज आपने नाम सुना हुआ है, या फ्रुक्टोज है, या सुक्रोज आपने सुना हुआ है, तो सारी शुगर्स के एंड में ओज आता है। 3 कार्बन वाली शुगर को अमूमन ट्राईओज कहते हैं। ठीक है, ऐसी शुगर जिसमें 3 कार्बन हो उसे ट्राईओज कहते हैं, और ये छोटी से छोटी शुगर होती है, इससे छोटी शुगर नहीं हो सकती। यानी 2 कार्बन वाला अगर होगा तो वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन नहीं हो सकता, इस वजह से वो सबसे छोटा जो है वो 3 कार्बन वाला है। अब 3 कार्बन वाली शुगर्स अमूमन हमारी बॉडी में बनती हैं जब हम ग्लूकोज को 2 टुकड़ों में तोड़ते हैं। ठीक है, ग्लूकोज को तोड़ते हैं तो तब बनती हैं, या जब फोटोसिंथेसिस हो रही होती है प्लांट्स में, जब ग्लूकोज बनना होता है तो उस वक्त भी 3 कार्बन वाली शुगर्स बनती हैं। 4 कार्बन होंगे तो टेट्रोज कहेंगे, टेट्रा 4 के लिए वर्ड यूज होता है, टेट्रोज 4 कार्बन वाली शुगर बाज किस्म के बैक्टीरिया में पाई जाती है, रेयर होती हैं, ज्यादा तादाद में नहीं नेचर में मिलती हमें। 5 कार्बन वाली शुगर को पेंटोज कहते हैं। पेंटोज शुगर्स काफी कॉमन है, मिसाल के तौर पे आपने राइबोज का नाम सुना हुआ है,
जो आरएनए के अंदर पाई जाती है आपके, ठीक है। तो राइबोज शुगर 5 कार्बन वाली होती है। इसी तरह 6 कार्बन होंगे तो हेक्सोज कहलाएगी, और हेक्सोजेज नेचर में बहुत अबंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज है तो वो बेतहाशा हर ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है। इसी तरह 7 कार्बन वाली शुगर्स को हेप्टोजेज कहते हैं, ये भी नेचर में रेयरली पाई जाती हैं, ज्यादा मिकदार में नहीं मिलती हैं आपको, ठीक है। तो कितने कार्बन है उसकी बुनियाद पर हमने क्लासिफाई किया हुआ है फर्दर मोनोसैकेराइड्स को। अच्छा, अब यहां पर आपको कुछ मोनोसैकेराइड्स के फॉर्मूले दिखाए हुए हैं। सबसे पहले यहां पर आप देखें तो 3 कार्बन वाली शुगर है। अब यहां पर फिर उसके ऊपर आप देखें तो कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और एक तरफ हाइड्रोजन है। एल्डोज शुगर है और 3 कार्बन है, तो हम कह सकते हैं कि ये ट्राइओज है, ठीक है। एल्डो ट्राइओज है और इसका जनरल नाम है ग्लिसरैल्डिहाइड, ठीक है। ग्लिसरैल्डिहाइड इसका नाम है। अब ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई दफा आए हुए होते हैं, ठीक है। इसी तरह राइबोज है, 5 कार्बन वाली शुगर है, तो आपने 5 कार्बन की चेन बनाई है, सबके साथ HOH लगा दिया है। ये वाला जो टर्मिनल वाला कार्बन है इसकी एक वैलेंसी एक्स्ट्रा होगी, तो वहां पर एक H और लग गया, तो ये H2 बन गया। और इसके ऊपर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, तो ये भी एक एल्डोज शुगर है। इसी तरह फ्रुक्टोज को देखें तो फ्रुक्टोज के अंदर 6 कार्बन है और सबके साथ एक H एक OH लगा हुआ है। जहां पे H2O है, H2 जहां पे लिखा हुआ है वहां पे भी आप उसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। कि एक साइड पे H लगा दें, नीचे की तरफ भी H लगा दें, तो वह H2 बन जाएगा। कि यहां पर ग्लूकोज भी लगा हुआ है और फ्रुक्टोज भी लगा हुआ है। दोनों के अंदर कार्बन नंबर कितने हैं? 6 हैं। हाइड्रोजन कितने हैं? ऑक्सीजन। अब दोनों के अंदर एटम्स की तादाद सेम है, लेकिन उनके अंदर एटम्स की अरेंजमेंट का फर्क है। अरेंजमेंट का भी क्या फर्क है? क्या फर्क है? फ्रुक्टोज के अंदर कीटो ग्रुप लगा हुआ है, यानी कि वो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन किनारे पर नहीं है बल्कि दूसरे नंबर पे आ गया है, ठीक है। और इसकी वजह से इन दोनों मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज, मिसाल के तौर पे उसके टेस्ट में फर्क आएगा, ठीक है। उसका जायका आप डिफरेंट महसूस कर सकेंगे ग्लूकोज की निस्बत, ठीक है। तो स्ट्रक्चर्स आपने याद रखने हैं, बाज दफा पेपर में पूछे जाते हैं। फिर ये वाले स्ट्रक्चर भी आगे रिंग स्ट्रक्चर आएगा, वो भी आपने ध्यान में रखना है। अच्छा, इसी तरह ये 3 कार्बन वाली दूसरी ग्लूकोज को जब हम दरमियान में से तोड़ते हैं तो ये 2 टुकड़ों में टूटता है। ग्लिसरैल्डिहाइड बनता है और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन बनता है। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है, चैप्टर नंबर 11 में जाके देखेंगे। तो वो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन जो है, ये यहां पर आपको दिखाया हुआ है, ये ग्लिसरैल्डिहाइड की कीटोन वाली फॉर्म कर दी है। कि वो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो पहले टॉप पे था उसको सेंटर में ले आए, यहां वाला हाइड्रोजन या यहां वाला OH जो है वो ऊपर चला गया, ठीक है। अच्छा, अब जब मोनोसैकेराइड्स को आप पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो अमूमन इस तरह स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर में नहीं रहते, बल्कि क्या होता है, वो रिंग फॉर्म बना लेते हैं। और ये रिंग इंपॉर्टेंट है, 2 तरह के हो सकते हैं। या तो 5 कॉर्नर वाला रिंग बनता है, जैसे यहां पर आपको दिखाया हुआ है 5 कॉर्नर है इसके, ठीक है। और या फिर 6 कॉर्नर वाला रिंग बनता है, ठीक है। मसलन यहां पर नीचे ग्लूकोज का आपको दिखाया हुआ है। तो 5 कार्बन वाले रिंग को फ्यूरानोज कहते हैं। फ्यूरैन एक कंपाउंड है, उसमें भी 5 कॉर्नर्स होते हैं, तो इस वजह से इसको फ्यूरानोज कहते हैं। तो राइबोज जब पानी में मिलती है तो ये 5 कॉर्नर्स वाला रिंग बनाती है, इसको राइबोफ्यूरानोज कहते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर यहां पे आपको दिखाया हुआ है। इसी तरह ग्लूकोज जब पानी में मिलती है तो ये 6 कॉर्नर वाला रिंग बनाती है, इसको ग्लाइकोपायरानोज कहते हैं।
अब इंपॉर्टेंट फिर मोनोसैक्राइड्स कौन सी हैं? मोनोसैक्राइड्स में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्लूकोज है। ग्लूकोज तकरीबन तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और हमें कॉमनली मिलता है फ्रूट से, फलों में पाया जाता है। मिसाल के तौर पे अंगूरों में, इंजीरों में, खजूर में, जितने भी फल आप खाते हैं उनके अंदर मोस्टली ग्लूकोज होता है। हमारे ब्लड के अंदर भी ग्लूकोज मौजूद होता है और ब्लड के अंदर कम से कम मिकदार, यानी जब आपने खाना ना खाया हुआ हो, रोजा रखा हुआ हो या रात का खाना खाया हुआ था तो सुबह उठे हैं, तो उस वक्त भी आपके ब्लड के अंदर 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ब्लड में 80 मिलीग्राम शुगर मौजूद होगी, ग्लूकोज मौजूद होगी, ठीक है। या इसको हम कहते हैं 0.08% शुगर है। शुगर आपकी बॉडी में मुख्तलिफ तरह की डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स बनाने में भी इन्वॉल्व होती है। मिसाल के तौर पे आपने स्टार्च का नाम सुना हुआ है, तो स्टार्च ग्लूकोज से बनी है। इसी तरह आपने सेलुलोज का नाम सुना है, ग्लाइकोजन का नाम सुना है, ये भी ग्लूकोज के आपस में जुड़ने से बनती हैं। अब ग्लूकोज आपके पास आती कहां से है? दुनिया में ग्लूकोज का मेजर सोर्स ग्रीन प्लांट्स हैं, ठीक है। पौधे फोटोसिंथेसिस के दौरान वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलाकर ग्लूकोज पैदा करते हैं, अपनी जरूरत से ज्यादा पैदा करते हैं, खुद स्टोर कर लेते हैं। जो स्टोर की हुई होती है जानवर वहां से चुरा कर खा जाते हैं और उससे अपनी भी बॉडी चलाते हैं। तो जानवर और पौधे दोनों उस ग्लूकोज पे गुजारा करते हैं जो पौधों ने बनाई थी, ठीक है। तो ये फोटोसिंथेसिस के दौरान बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलते हैं, लाइट से एनर्जी इस्तेमाल की जाती है और उससे ग्लूकोज बनती है, ऑक्सीजन भी साथ रिलीज होती है। अब लाइट एनर्जी इस दौरान इस्तेमाल हो जाती है और वो एनर्जी यानी कि जो सूरज से आई थी वो इस्तेमाल हो जाती है बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है। जब भी आपने कोई चीज बनानी है तो बनाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है और वो एनर्जी वक्ती तौर पर उस बॉन्ड के अंदर स्टोर हो जाती है। मिसाल के तौर पे लकड़ी आपने देखी हुई है, तो लकड़ी के अंदर एनर्जी मौजूद है। कैसे पता है? ऐसे पता है कि जब उसको आग लगाते हैं तो उसमें से काफी देर तक एनर्जी निकलती रहती है। वो एनर्जी कहां पर स्टोर हुई है? वो उसके कार्बन कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स के दरमियान में स्टोर हुई है, ठीक है। तो जब आप आग लगाते हैं तो वो बॉन्ड्स टूटते हैं और वो एनर्जी रिलीज हो जाती है, ठीक है। 10 ग्राम ग्लूकोज के अंदर तकरीबन 716.6 किलो कैलोरीज एनर्जी पाई जाती है, ठीक है। बहुत ज्यादा मिकदार है